आज हम कंप्यूटर का पहला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन वो पार्ट पूरा आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर शब्द आया था ना, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेट। मतलब इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे? इस वर्ड कंप्यूटर से ही बना है और इसका अर्थ होता है कि गणना करना। ठीक है, और मैं आपको ये पहले बता दूँ कि जो एबेकस है ना, ये एबेकस ये वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटर था। मतलब कि पहला ऐसा यांत्रिक था जिससे हम एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं, एक चीज़ बनी थी। ठीक है, अब देखो आगे। और जो ये एबेकस का आविष्कार आज से लगभग मतलब आज से मतलब लगभग कितने साल, 2500 से 300 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। सॉरी, ठीक है, चीन में हुआ था। और ये संसार का पहला गणना यंत्र था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन था, तो ये एबेकस द फर्स्ट काउंटिंग मशीन। जैसे हम काउंटिंग पहले हम क्या हम हाथ से उंगली पे करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 15 तक, तो वैसे ही पहला गणना यंत्र बनाया गया था जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऊड्स थी और ये जो गोल गोल जो दिख रहा है ना उसको क्या कहते हैं, वो लगा हुआ था। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब फिर देखो, जो एबेकस का सबसे पहला प्रयोग प्राचीन मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया में कहाँ हुआ था, बेबीलोन और चाइना और इजिप्ट में पाया गया। यानी कि इसका जो उपयोग था ना, वो मेसोपोटामिया, बेबीलोन और चाइना और इजिप्ट में पाया गया। ठीक है, आज भी इसका प्रयोग पता है कहाँ कहाँ किया जाता है? चीन और जापान के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि हम कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी। एबेकस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है काउंटिंग फ्रेम। ठीक है, काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, और आगे आ जाएँ, एक मिनट। और फिर देखो, अब यहाँ देखो द एबेकस यानी कि दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए एबेकस का आविष्कार। देखो जैसे अंधे लोग के लिए, अच्छा ये बताओ, ये अंधे लोग तो ये यूज़ कर सकते हैं ना भाई, अंधे लोग तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ना, टच करके बता सकते हैं ना कि कितनी काउंटिंग हुई है, कितने बॉल्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिन्होंने एक ब्लाइंड पीपल के लिए एक ऐसा ही एबेकस कंप्यूटर बनाया। ठीक, और उनका नाम था टिम क्रेनेमर। ठीक है, टिम क्रेनेमर ने एक मॉडर्न टाइप का एबेकस इन्वेंट किया जो सिर्फ ब्लाइंड पीपल यूज़ कर सकते थे। ठीक है, मतलब सभी लोग यूज़ कर सकते थे, मेनली ब्लाइंड पीपल लोग के लिए ही बनाया गया था। कौन से? ब्लाइंड पीपल जो अंधे होते हैं, दृष्टिहीन थे। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसके बाद अगला जो था नेफियर बोन। ठीक है, नेफियर बोन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मतलब ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, अपने साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने रख दिया। ठीक है, इन्होंने देखो क्या कह रहे हैं, यह दूसरा गणना यंत्र है यानी कि जो कैलकुलेट करने के लिए संसार का दूसरा गणना यंत्र, सेकंड। ठीक है, कौन? नेफियर बोन। ठीक, ये जिसका आविष्कार किसने? स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन है, जॉन नेफियर ने 1617 में किया। जो स्कॉटलैंड के एक आविष्कार, ये आविष्कार स्कॉटलैंड के थे जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन नेफियर था। 1617 ईसा पूर्व में मतलब इन्होंने सेकंड कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिसका नाम था नेफियर बोन। ठीक है, और इसमें पता है इसमें बहुत अनोखी अनोखी चीज़ लगाई गई थी। मतलब कि देखिए इसमें क्या क्या लगाया गया था। दिस इज द सेकंड कैलकुलेटिंग मेथड, मैंने बता दिया। दिस आर मेड ऑफ इवोरी, मतलब कि हाथी जो ये आयताकार छड़, मतलब एक आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, और ये मेनली इंटू और डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। वो देखो इसका इसका एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये मतलब ये डिवाइस पता है यहाँ मीशो ये सब पे मिल रही है। ठीक है, तो जाके चेक कर लेना आप लोग। ठीक, एक मिनट। अब तीसरा जो यंत्र था उसको हम पास्कलाइन कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में से पूछा गया था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, और 1642 में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन पूछा गया तो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक, यह केवल जोड़ व घटा सकता था यानी कि ये प्लस और माइनस कर सकता था। ठीक है, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी क्या है? अन्य नाम जो है एडिंग मशीन। ठीक है, इसको हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग मशीन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग मशीन। ठीक, यहाँ पे एडिंग मशीन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था। पहले तो ये साइंटिस्ट कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन बना था यूपी ट्रिपल एस में एक पेपर में, और एक पेपर में बना था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल लाइन ही हो। ठीक है, ये याद रखना है। देखो ये लाइन सुंदर सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, और देखो इसमें क्या क्या लगे हुए थे, इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा आपको। देखो व्हील लगा हुआ था। ठीक है, चक्का लगा हुआ था, गियर लगे हुए थे बीच में। ठीक है, ये देखो बीच में गियर लगे हुए हैं। एंड सिलेंड्रिकल वेयर यूज इन दिस, मतलब कि व्हील गियर और सिलेंड्रिकल वेयर इसमें यूज़ किए गए थे इस पूरे कैलकुलेटर को बनाने के लिए। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल लाइन है। ठीक है, पास्कल लाइन इसका नाम है। ओके, देखो यहाँ पे तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मैं हाईलाइटेड कर देना यहाँ से, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब आ जाओ आगे। अब देखो ये सेकंड क्या था? डिफरेंस इंजन, जिसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, डिफरेंस इंजन देखो ये भी एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, जैसे कि 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कौन बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक, और इसका उपयोग फाइनाइट डिफरेंस, मतलब कि ना जो बड़े बड़े कैलकुलेशन थे ना, और जैसे फाइनाइट थे, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट में ही जो बड़े बड़े कैलकुलेशन थे उनको कैलकुलेट करने के लिए विलेज चार्ल्स बेबेज ने ये बनाया था। इसमें एक बात थी ना कि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं था और ना ही मेमोरी स्टोरेज क्षमता थी इसके अंदर। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन की खोज कब हुई थी ये बताना? 1822 में हुई थी। ठीक है, 1822 में हुई थी। अब देखो, अब दूसरा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन से हम देखते हैं। देखो एनालिटिकल इंजन था क्या, पहले जानते हैं। देखो ये जो चार्ल्स बेबेज थे ना, पहले तो उन्होंने कैलकुलेटर बना लिया था। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, इनको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कतें होती थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, तो इन्होंने पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। फिर इन्होंने ना 1833 में यानी कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, और इतना जानो ना, ये एनालिटिकल इंजन है ना, ये हमारे पूरे मॉडर्न ज़माने का जो कंप्यूटर है उसका ब्लूप्रिंट है। ये याद रखना क्या है? ब्लूप्रिंट। जैसे हम मैप बनाते हैं ना, मैप या नक्शा जो भी बनाते हैं, तो पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो वही मान लीजिए कि ये ब्लूप्रिंट था कंप्यूटर का, मॉडर्न ज़माने का जो कंप्यूटर अब चलते थे उनका ही ये ब्लूप्रिंट है, एनालिटिकल इंजन। और इसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किया। देखो उसको पास्कल लाइन को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर और एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया है, ये याद रखना। ओके ब्रो,
अब आ जाओ। देखो, एनालिटिकल इंजन एक समान जैसे जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था, यांत्रिक कंप्यूटर का विचार था, ठीक है, जैसे जनरल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया था, जिसे 1837 ईसा पूर्व में प्रस्तुत किया गया, यानी कि 1837 में। जैसे इसको देखो 1833 में बनाना तो स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन इसको प्रस्तुत कब किया गया? 1837 में। और ये ब्लू प्रिंट ही माना जाता है, मॉडर्न जमाने का जो कंप्यूटर है इसको ब्लू प्रिंट माना जाता है। एनालिटिकल इंजन आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब आ जाओ इन्वेंशन। देखो, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर देखो इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर या इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तुरंत चार्ल्स बैबेज का नाम तुरंत बोलेना। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस में, ठीक है। और अब तो ये चांस भी जाता है कि लेखपाल में पूछा जाएगा, यूपी ट्रिपल एस में पूछा जाएगा, क्योंकि जो बीच में एनएम का पेपर हुआ था बहुत टफ बन गया था, जिसमें सिलेबस में था ही नहीं कंप्यूटर। तो आयोग ने बोला कि क्वेश्चन आप अंडर सिलेबस बनाइए, थोड़ा सा ईजी बनाइए, तो हमारे पेपर अब ईजी बनना है, तो उस हिसाब से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, जो इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने, ठीक है। जिनका जन्म, देखो जन्म हुआ था 1791 में, ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 1871 में, ठीक है। बस इतना जानना, डेट वेट नहीं पूछेगा। रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या थे? पहले तो मैथमेटिशियन थे। जैसे ये समझ लो कि लेजी इंसान बोलना गलत बात होगा, मतलब ये एक मैथमेटिशियन थे, इनको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो इन्होंने इसके लिए कंप्यूटर बनाने की सोची, ठीक है। कैलकुलेटर बनाया, फिर उन्होंने कंप्यूटर बना दिया, ठीक। ये एक प्रोफेसर थे, फिलोसफर थे। अगर इनके बारे में ज़्यादा पूछना हो तो ये पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। अब देखो, जो मदर ऑफ कंप्यूटर है ना, वो कौन है? एडा लवलेस, ठीक है। देखो, जो चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया ना, तो उसमें प्रोग्रामिंग दिया गया है ना, वो इन्होंने इस मोहतरमा ने दिया है। जैसे प्रोग्रामिंग, अभी देखो इसके अब के ज़माने में हम क्या कहते हैं, जो प्रोग्रामर होता है उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं कि प्रोग्रामिंग दे रहा है मेरे कंप्यूटर में, ऐसा कुछ। तो उस टाइम ये सबसे उसी टाइम इन्होंने ये काम कर दिया था 1843 में, ठीक है। और इन्हें मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, देखो इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, मदर ऑफ प्रोग्रामर भी कहते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं, ठीक है, एडा लवलेस को, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब देखो, जो एडा लवलिस थी 1843 में, एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलिस ने किया था, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया। एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था कौन? पहली प्रोग्रामर का लाइन। जैसे पहला एल्गोरिथम नहीं होता है, जैसे प्रोग्रामिंग का मतलब ना, मान लो मुझे कुछ बनाना है, जैसे 1+2+ ऐसे कुछ करके, यानी कि 2+2 = 4, ये प्रोग्रामिंग हुआ, एक लैंग्वेज हुआ, तो इन्होंने यही सब बनाया था चीज़ें, ठीक है। अब आ जाओ। अब देखो, अभी क्वेश्चन रिसेंट में बना है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू तो नहीं बना, लेकिन अदर एग्जाम में बना है, मतलब अदर क्या, हमारे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। पूछ देगा लिटरेसी डे ऑफ कंप्यूटर, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और देखो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से एनआईआईटी, एक यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा की गई। एनआईआईटी कंपनी मतलब एक कंपनी है, उसकी 20वीं वर्षगांठ, जैसे नहीं होता वर्षगांठ हुआ उसका, तो उसकी शुरुआत हुई, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे तभी से मनाया लगा, ठीक है। और स्थापना कब हुई? 2 दिसंबर 1981 में हुई, ठीक है। तो ये हमने खत्म किया। अच्छा, इसका एक थीम भी था, थीम भी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना, तो मैं बता दे रहा हूँ। थीम था डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है। ये था, इंग्लिश में याद रखना, तुरंत मुंह में आ जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, ठीक है। एक देखो, अब देखो, अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, मतलब एक बेसिक है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम है क्या, हम बता दें फट्टे से। कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या है, हार्डवेयर है, मतलब किस बेस पे काम करेगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर का मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, जो भी हो। सॉफ्टवेयर मतलब इसके अंदर एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, जो भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोकैड हो गया, जो भी चीज़ें। और जो उस कार्य, जैसे ऑटोकैड मुझे करना है तो मैं कंप्यूटर में करूँगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, ठीक है। और उसको बनाने वाला मैं क्या कहलाऊंगा? ह्यूमनवेयर, ठीक है। तो समझ गया ना, कुछ खास नहीं था। अब अब डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार बोलते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? दैट रिसीव डाटा को रिसीव करती है, स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी? प्रोसेस करेगी, देन प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, विच इट कैन ऑल्सो स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको सीधे सीधे बात डेफिनेशन कंप्यूटर की। अब ये कंप्यूटर काम कैसे? देखो, इनपुट हो गया, इनपुट जैसे मैंने मान लो, इनपुट मतलब मैंने कहा, मैंने टाइप किया कीबोर्ड में 1, सीपीयू में क्या प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट में आया 1। अब उसको मैं स्टोर करके सेव कर दूंगा, तो आ जाएगा स्टोरेज में। तो ये हो गया कंप्यूटर। देखो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू के 3 मेन पॉइंट, मतलब 3 मेन पार्ट हैं, ठीक है। एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस, गुणा भाग, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी सब इसमें सारे मतलब कैलकुलेटिंग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, वो सारे एएलयू में आते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है ना? देखो, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है सारे सिस्टम, पूरे प्रोसेसिंग को, उसको कहते हैं हम सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। और इसका अन्य नाम है नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? नसें कर रही है ना भाई, नस, एक भी नस इधर उधर हुई, 2-3 नस इधर उधर ही, काम खत्म, चले जाओगे। और इस एमयू मेमोरी यूनिट, जो रजिस्टर, जैसे कैचेस मेमोरी, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत फट, मतलब ये इन सब के बारे में बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, इतना जरूरी नहीं है, अभी अगले चैप्टर में वो सब। और रजिस्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो आज जाओ। देखो, अब मैं जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब पढ़ूंगा, बस तुम बस सुनना हो, वो तुम बेसिक नॉलेज है, तुम ये सब जानते होगे, ठीक है। देखो, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड तो आप जानते हो कि कितनी स्पीड होगी, मिलियन और बिलियन में होगी, और ठीक है, इसको हम मापते किसमें? हर टच में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इसकी एक्यूरेसी 100% होती है भाई, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% एक्यूरेसी होती है भाई। कंप्यूटर गलती नहीं करता है, हम गलती करते हैं, हम गलत इनपुट देंगे तो वो गलत आउटपुट आएगा ही आएगा भाई, ठीक। अब अगला देखो, ऑटोमेशन, जैसे कि वंस प्रोग्राम, अगर एक बार तुम प्रोग्राम कर दियो उसके अंदर, जैसे पबजी खेल रहे हो, ठीक है। अब वो देखो, पबजी जब खेलते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली कार चलाते हैं उसमें, तो वो प्रोग्रामिंग किया गया है भाई उसमें, तो वो अपने आप चलती रहेगी, तो वो ऑटोमेशन पे काम कर रही है। स्टोरेज हो गई भाई, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है कंप्यूटर, लैपटॉप, अलग अलग चीज़ों में। बहुत उपयोगी, मतलब वर्सटिलिटी जो भी हो, इसका यूज़ हम हर फील्ड में करते हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंडस्ट्री, रिसर्च, बहुत जगह यूज़ करते हैं कंप्यूटर का यूज़, ठीक है। हम आगे आ जाओ।
अब देखो कनेक्टिविटी कैन कनेक्ट ग्लोबली। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ बैठ के दुबई बात कर रहे हो, फ्रांस बात कर रहे हो, ठीक है, क्या कनेक्टिविटी काम कर रहा है, ठीक है। कर्मठता डिलीगेंस, मतलब उसके अब कंप्यूटर कभी थकता है, कभी जिंदगी में नहीं थकता वो, ठीक है ना, वो कभी बोर होता है, उसको क्या मतलब है भाई, वो बोर और थकान से कोई मतलब नहीं होता। इसके लिए कहते हैं यूपीटी प्लस यही कि अगर एक पुष्ट पानी है तो इन 50 दिन जो बचे हैं ना भाई, तुम क्या हो जाओ, टायर्डनेस हो जाए, इनकी डिलीजेंस हो जाए एकदम, ना बोर होना है तुमको, ना टायर्ड होना है, बस लगे रहना है दबा के एकदम। अब अगला देखो, अब अच्छा देखो प्राइवेसी तो थोड़ी सी प्राइवेसी का तो डर रहता है भाई, प्राइवेसी का डर होता है कंप्यूटर में, क्योंकि वो चोरी हो सकती हैं, लेकिन एक तरीके से अगर आप सिक्योर रहोगे तो वो प्राइवेसी जल्दी गायब नहीं होगी। और रियलिबिलिटी जो भी हो, ये मुझे भी नहीं पता भाई, पता कर लेना तुम लोग, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ होता है। देखो अब इसके कुछ लिमिटेशन है कंप्यूटर के, अरे वो थिंक कर सकता है भाई, कभी ज़िंदगी में नहीं, कंप्यूटर के अंदर आईक्यू होता है, कभी नहीं होता भाई। आईक्यू होता तो हम एआई से जो रोबोट बना रहे हैं भाई, वो इतने मतलब इतने वो हो जाते हैं ना उनके अंदर, अगर आईक्यू भगवान दे दे गलती से भी, पूरी दुनिया रोबोटिक हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन, देखो लिमिटेशन क्या था, पहला तो वो नथिंग कर सकता है भाई, वो सोच सकता है, कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता। जो भी चीज़ होगी मतलब एआई के द्वारा अब हम बना रहे हैं, एक तरीका बना रहे हैं कि शायद कंप्यूटर खुद से सोचे काम करें, ठीक है, इसी पे ही प्रोसेसिंग चल रही है एआई की। देखो वर्क ओनली ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन तुम दोगे उसी पे काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, पावर सोर्स पे डिपेंड होता है, माइंडलेस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, देखो जितने ही कंप्यूटर मतलब एआई ये सब आ रहे हैं ना, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सीएस वाले तो पैर हो रहे हैं। अपडेट अपग्रेड ये सब का लिमिटेशन हमेशा आते रहता है, वायरस थ्रेट हमेशा आता है भाई, एक्सपेंसिव खर्चीला भी होता है, इस जानते ही हो। अब आ जाओ, देखो इसका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या, फास्ट एंड एक्यूरेट होगा भाई, फास्ट एंड एक्यूरेट होगा, हाई स्टोरेज एंड उच्च संग्रहण क्षमता जो भी हो, ठीक है, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, सपोर्ट ऑटोमेटिक एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टाइम सेविंग, सही बात है, पेपर सेविंग, अरे बिल्कुल सही बात है भाई, अब तो नोटपैड आ गया भाई, सब नोटपैड पे काम कर रहे हैं, ईरर फ्री वर्क, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब ये सब रीडिंग टाइप का है भाई। अब देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, ठीक है। अरे रुक जा, देखो एजुकेशन फील्ड में होता है, ऑनलाइन क्लासेस टीच, अभी देखो मैं तुम मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, डिजिटल लाइब्रेरी, भाई मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, 21 दिन में हम मेरे साथ रहो, खत्म करवा दूंगा पूरा, खुद का भी तुम्हारा भी, बैंकिंग में, बिजनेस में, रिसर्च में, कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, हेल्थ में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सब जगह यूज होता है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा ना, अब देखो मैं तुमको जो भी चीज़ पढ़ाऊँ ना, अभी तक ये था ना कि तुम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ता है, अब देखो ना कंप्यूटर कैसे आए, पहले कैलकुलेटर आए, फिर धीरे धीरे वो कंप्यूटर भी मतलब एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बना रहे थे ना हम शुरू में। एबेकस था, उसको हम शुरू में क्या किए, उसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बनाए, जब बाद में ना उसको हम चेंज किए भाई, बाद में वो कंप्यूटर फॉर्म बनाया, मतलब कोई अगर कोई बनाया भी हो ना तो ये नहीं सोचा कि भाई इतने आगे हम बढ़े कंप्यूटर बना के। तो आओ जानते हैं, ये एकदम बोरिंग नहीं है, मेरे साथ रहो, एकदम बढ़िया से पढ़ो, 1 घंटे में ना ये टीचर, देखो ये टीचर के नोट्स है भाई, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, सही बात है, मैं ना टीचर हूँ, बस साथ में रिवीजन कर रहे हैं, जिससे मेरा कंटिन्यूटी बना रहे, तुम्हारा कंटिन्यूटी 21 डेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा यूट्यूब प्लस के बाद, तुमको फिर अगले 21 दिन में तुम दबा के मतलब 30 दिन में तुम बिंदास, एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाना, 15 में से 15 कंप्यूटर में आ सकते हैं भाई, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब देखो अब मैं तुमको शुरू से कंप्यूटर, देखो पहला क्या था, एबेकस आया था ना, जिसकी खोज किसने की थी, चाइना ने, ठीक है, अब कब की थी ये नहीं पता है, लेकिन 300-3000 बीसी के आसपास की थी। इसका अनदर नेम काउंटिंग फ्रेम भी है। देखो टेक्नोलॉजी की यूज़, इसको किस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया, मैनुअली मैकेनिकल काउंटिंग, जैसे कि हाथ से कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि एक वो डिवाइस नहीं बना था जिसमें वुड्स थे और वो गोले गोले बोल्स थे, बर्ड्स जिसको कहते हैं हम, वो थे, ठीक है, बीट्स मतलब उसको कहते हैं, बीट्स रोड्स ये सब लगे हुए थे, तो मैनुअली हमको हाथ से करना पड़ रहा था। देखो ये किस लिए ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बेसिक अर्थमेटिक यूज़ के लिए हम इसको बनाया गया था एबेकस को, ठीक है। अब आ गया, अब देखो नेफियर बोन्स नहीं बताया, ये नेफियर बोन्स मतलब ये हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है, किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है। देखो इन्वेंशन कौन किया था, जॉन नेफियर ने 1617 में। देखो इसका काम क्या था, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इसका टेक्नोलॉजी यूज़ क्या था, लॉगरिथम कैलकुलेटिंग यूजिंग रोड को यूज़ करके लॉगरिथम जो भी सॉल्यूशन था उसको सॉल्व करते थे। इसका अनदर नाम नेफियर रोड, वही उसी नाम पर बना दिया, इसको हड्डियों से बनाया गया था, ये सब डिवीजन यूजिंग, ये सब पहले ही पढ़ चुके हो। चलो पढ़ लेते हैं, एक लाइन ही तो है। नेपियर बोन्स छड़ों के समूह था, ठीक है, क्या था, छड़ का समूह था, ठीक है, छड़ों का समूह था जिसकी सहायता से लोगरिथम के सिद्धांत पर गुणा और भाग किया जाता था, मतलब कि जो नहीं लोगरिथम था, लॉग वाला सिस्टम, खूब किए होगे तुम लोग कैलकुलस में उसमें, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, वही था। अब आ गया जाओ, देखो एक और उसके बाद ना वो आया, कंप्यूटर आया, मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस ही शुरू में ना क्या हुआ ना, प्लस माइनस गुणा भाग करने के लिए भाई बहुत महान माना जाता था, 100 साल तक, 10-20 साल तक ये सब चल रहा था, ठीक है। देखो विलियम आउटरेड, जो विलियम आउटरेड थे ना, इन्होंने एक स्लाइड रूल यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, स्लाइड रूल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, कब, 1622 में। इसका अनदर नाम स्लिप स्टिक, देखो स्लिप सोया हुआ है और एक स्टिक है, स्लिप स्टिक इसके लिए बनाया गया था, ठीक है, स्लिप स्टिक, ठीक। देखो इसको एनालॉग लोगरिथम इसके लिए बनाया गया था, जैसे एनालॉग नहीं अभी हम लोग कर रहे थे सब सेमेस्टर में, तो वही था। इसका यूज़ क्या था, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे लॉग ट्रिग्नोमेट्री का जो कैलकुलेशन था उसको यूज़ उसके कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था इसको। स्लाइड रूल विलियम आउटरेड 1622 में, स्लिप स्टिक, बस तुमको ना नाम याद रखना है, स्लाइड, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, हाँ अभी क्यों, देखो स्लाइड रूल क्या था, विलियम आउटरेड ने बनाया, ये नाम याद रखना कब, 1622 में। इसमें दो चीज़, स्लीप स्टिक का यूज़ किया गया, ठीक है, इसको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लॉग और ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब आ गया, अब देखो स्लाइड रूल एक एनालॉग उपकरण था, ठीक है, जिसमें चिन्हित पट्टियों को खींचकर, जैसे चिन्हित पट्टियों को खींचकर लघु गुणांक विधि से गुणा भाग, लघु गुणांक व त्रिकोणमिति जैसी जटिल गणनाएं की जाती थी। भैया ये कैसे, ये तो मेरे को पढ़ने में जटिल लग रहा है भाई, पहले के ज़माने के बड़े खतरनाक लोग थे। तो याद हो गया ना, एक बार और बता दे रहा हूँ, तो कहोगे कि यार भूल गया, इसको याद कर लेना। देखो खोज कौन किया था, विलियम आउटरेड, 1622, स्लीपिंग स्टिक, सीधे सीधे लॉग और ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन के लिए एनालॉग लॉगरिथम स्केल के लिए, बस काम खत्म, इतना याद रखना।
अब पास्कल के लिए भाई, पास्कल बता दिया, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक। ब्लेज पास्कल 1682 में एडिशनल सब्ट्रैक्शन एंड और सब्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया था ये डिवाइस। इसमें गियर बेस मैकेनिकल सिस्टम बनाया गया था, इसे एडिंग मशीन के नाम से भी आता है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं इसको, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं भाई। अब देखो लेविन्स कैलकुलेटर, लेविन्स कैलकुलेटर, ये देखो अपने साइंटिस्ट ने अपने नाम पे बना दिया 1671 में, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज ड्रम मैकेनिज्म, स्टिप ड्रम मैकेनिज्म का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये ना पास्कल कैलकुलेटर का एक एडवांस वर्जन था, ठीक है। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कुछ होता था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था ऊपर वाले भाई, बताओ, एडिंग मशीन था जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट बस हो रहा था, ठीक है। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट गुणा भाग सब हो रहा था। तो देखिए ना, इसका लेवेंस जो कैलकुलेटर था वो लेविन GW लेविन्स ने इसका इन्वेंटर कौन थे, JW लेविन्स, ठीक है। इसका किए थे 1671 में। इस स्टीप ड्रम मैकेनिज्म पे काम करता था, ये एडवांस वर्जन था पास्कल का। इसमें प्लस माइनस गुणा भाग सब होता था, स्टीप रेकोनाइजर, ठीक है, रेकोनर जो भी हो अनदर नाम था। इट वाज इंप्रूव वर्जन ऑफ पास्कल, कई बार बता दिया भाई। अब आ जाओ जैकवार्ड पे, जैकवार्ड लूम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो जैकवार्ड लूम है, वो जोसेफ मैरिन जैकवार्ड ने इसका 1800 सीधा याद रखना, 1801 लेकिन 1800 में इसकी खोज की थी। जटिल डिज़ाइन वाले कपड़े बुनाई, देखो इसका काम क्यों हुआ था, जो नहीं कपड़े बुनाई के लिए, और उसका प्रोसेसिंग के लिए स्विच ऑटोमेटिक बनाना, मानव श्रम और त्रुटि को कम करना था, इस चीज़ के लिए इस डिवाइस को बनाया गया था, ठीक है। इसको पंच कार्ड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल ऑटोमेटिकल, देखो पंच कार्ड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है ये। इसका अनदर नाम है पंच कार्ड लूम। देखो अगली बार ना जो क्वेश्चन पूछा था ना, जैक कार्ड लूम का अनदर नाम क्या था, तो पंच कार्ड लूम, ठीक है, ऑटोमेटिक वेयरिंग लूम, ठीक है। अब इसका कुछ खास चीज़ है, बस एक याद रखना कि कपड़े की बुनाई के लिए जो डिवाइस बनाई गई थी उसका नाम क्या था, जैकवार्ड लूम या पंच कार्ड लूम, ठीक। जैकवार्ड लूम एक स्वचालित करघा था जो पंच कार्ड तकनीकी के धागों के नियंत्रण कर जटिल डिजाइन बुनता था और प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक अवधारणा दर्शाता था, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था भैया। हाँ आ जाओ, अब देखो जो इन्वेंट चार्ल्स बेबेज, ठीक है, डिफरेंस इंजन कौन था, चार्ल्स बेबेज 1822 में। टेक्नोलॉजी यूज मैकेनिकल गियर और सॉफ्ट, इसमें क्या मैकेनिकल गियर और सॉफ्ट का यूज़ किया गया था, ठीक है। वर्किंग यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और देखो वर्किंग यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल एंड मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। अब आ गया देखो चार्ल्स एनालिटिकल इंजन 1833 में बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1833 में, लेकिन 1837 में बनकर तैयार हो गया। और इसमें पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट भी था, मैकेनिकल का यूज़ भी था। इसको जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया, अनदर नेम फर्स्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, देखो यही ब्लूप्रिंट था, फर्स्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये होलेरेथ सीनस टेबुलेटर, देखो जो ना पंच कार्ड जो सिस्टम था ना, मेनली उसका जो यूज़ हुआ था एक मेमोरी के रूप में यूज़ हुआ था, ठीक है। और ये ना जनगणना के लिए यूज़ किया गया था। हार्मन होलेरेथ जो मशीन है ना, उसका यूज़ हम जनगणना करने के लिए यूज़ किया गया था। 1800 इसको कब बनाया गया था, 1890 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था 1890 में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड था ये, ठीक है। इसका यूज़ क्या था, सीनस और डाटा प्रोसेसिंग, मतलब सीनस जनगणना करने के लिए, डाटा प्रोसेस करने के लिए। इसका एक अनदर नाम है टेबुलेटिंग मशीन हुई, ठीक है। अमेरिकन मैथमेटिशियन हार्मन होलेरेथ ने इसका आविष्कार किया था। इन्वेंटेड पंच कार्ड फ्रॉम मेमोरी फॉर ऑफ मेमोरी के लिए पंच कार्ड बनाया था। सीनस डाटा इज लेस टाइम, मतलब कि जनगणना कम से कम समय में करने के लिए इस मशीन को बनाया गया था, ठीक है। आ जाओ ये आगे, टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग जनगणना डेटा के संग्रहण, बड़े पैमाने पर करना, छटाई व सारणीकरण के लिए किया जाता था, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति और सटीकता बढ़ती थी, ठीक है। खास नहीं था। चलो तो 2 मिनट का ब्रेक। चलो अभी 2 मिनट का ब्रेक खत्म हुआ, और अब हम मतलब आगे मतलब जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ कंप्यूटर का जो सिस्टम बढ़ते गया वो अब हम पढ़ेंगे। देखो टोटल 7 क्लासेस हैं, और मैं तुमको सिर्फ इसको 1 घंटे में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मोड में कराऊंगा भाई, तो अच्छे से देखना। और भाई मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ खुद का, तो तुम्हारा भी रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब कि कंटिन्यूटी बनी रहे बस, और कुछ नहीं। देखो लास्ट कंप्यूटर हमने हार्मन होलेरेथ वाला पढ़ा था, ठीक है। अब अगला जो कंप्यूटर आया था ना, वो Z3 कंप्यूटर था, ठीक है, जिसको आविष्कार कौन थे, कॉनराड जूस, ठीक है। कॉनराड जूस ने इसका आविष्कार किया था, कब, 1941 के टाइम, ठीक है। ये एक मैकेनिकल रिले था, ठीक है। सॉरी मैं मार्क नहीं करना। देखो जो आया अगला कंप्यूटर हार्मन होलेरेथ के बाद वाला Z3 कंप्यूटर था, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर आएंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम में जो पूछ सकते हैं वो वाले बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉनराड जूस जो थे, ये इसके आविष्कार थे Z3 कंप्यूटर के, ठीक। 1941 में आया था, और ये टेक्नोलॉजी यूज़ कौन सा करा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल रिले, सॉरी हाँ। इसका यूज़ था प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, जैसे क्या था ना, इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसका अनदर नाम था फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो Z3 कंप्यूटर था, ठीक है। Z3 वर्क ऑन बाइनरी नंबर, सबसे पहला जो Z3 था ना, वो बाइनरी नंबर पे मतलब इसका यूज़ मतलब वर्क कर रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो Z3 पहला प्रोग्रामर योग डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, और ये किस पे काम कर रहा था, पहले बाइनरी नंबर पे काम कर रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अपने वाले में आ सकता है भाई। अब आ जाओ, अब देखो अगला कंप्यूटर था हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है, हार्वर्ड मार्क 1, जो कि IBM कंपनी ने, अभी देखो अभी जो कंप्यूटर चलते हैं ज़्यादातर IBM कंपनी बनाती है, मतलब जो भी नए नए कंप्यूटर्स हैं वो सब यही कंपनियाँ बना रही है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लूँ।
हाँ, हार्वर्ड आइकन, ठीक है। हार्वर्ड आइकन मतलब आईबीएम कंपनी, जो इसके इन्वेंटर कौन थे? हार्वर्ड आइकन। देखो हार्वर्ड मार्क वन, इसको इसके लिए नाम दिया गया हार्वर्ड आइकन। जो आईबीएम एक कंपनी है, 1937 से 1944 तक इस कंप्यूटर को बनाई, ठीक है। इसका यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, इसको भी देखो जेट फ्री कंप्यूटर था, वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले पे काम कर रहा था, ये भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। देखो इसको साइंटिफिक एंड मिलिट्रिकल कैलकुलेशन के यूज़ किया जा रहा था हार्वर्ड मार्क वन को, ठीक है। अनदर देन द आईबीएम एएससी, देखो ये पूछा हुआ था ना, एएससी का फुल फॉर्म पूछा था, ऑटोमेटिकल सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। और एक और पूछा था ASCII, ये इसको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये ईमेल पे आता है, ईमेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, तो बच्चे वही गलत करके, मतलब बच्चे क्या, हमारे जो दोस्त हैं वही गलत करके हैं, ठीक है। चलो आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जो अनदर नाम, इसका अनदर नेम क्या है? हार्वर्ड मार्क वन का आईबीएम एएससीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, देखो मार्क वन का जो यूज़ किया गया था ना, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इसका यूज़ किया गया था इस कंप्यूटर का, ठीक है। इसका यूज़ कब किया गया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के। ऑफिशियल नेम ऑफ मार्क वन ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ASCC, ठीक है। मार्क वन, इसका नाम देखो, मार्क वन को पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में से एक माना जाता है, ठीक है। मतलब ये सीधी सीधी बात ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुमको। सीधा इधर आओ, मैं बताता हूँ। देखो इसका हार्वर्ड मार्क वन का खोज कौन किया था? आईबीएम कंपनी हार्वर्ड एक ने की थी 1947 से 1944 तक। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले टेक्नोलॉजी पे काम करता था। ये साइंटिफिक और मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए, जैसे कौन लोग, कितने लोग मरे, आज कितने लोग जिंदा रहे, ये सब कैलकुलेशन के लिए वॉर के टाइम इस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब देखो, अब ये गिनती नहीं, जैसे पंचिंग कार्ड होता था भाई, पंचिंग कार्ड लगाया, उसने गिनती किया कि इतने लोग आज गए युद्ध में, इतने लोग वापस नहीं आए, तो उनको मारा घोषित कर दिया गया, काम खत्म। तो ऐसे सब कैलकुलेटिंग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, ठीक है। बस और कुछ खास है नहीं इसमें। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर में डेटा को हाथ से दर्ज किया जाता था, ठीक है। डेटा भंडारण स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसे विश्व का प्रथम प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ये याद रखना। इस आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। अभी भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलित है भाई। ये फाउंड कब हुआ था? 16 जून 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। ये आईबीएम के बारे में थोड़ा सा जानते रहना। अब देखो, अभी तुम लोग को पकड़ में आएगा कि समय क्या, हम क्या पढ़ रहे थे, एबीसी कंप्यूटर, ये सब अभी तुमको सब आएगा, सब एनईएक वेनिएक यूनिवेक जो भी कंप्यूटर सब आएंगे। अब देखो आईबीएम का पूरा नाम सीटीआर था, कंप्यूटिंग टर्बुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। ये याद है आईबीएम, पहली बात आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हेडक्वार्टर का यूएसए में, मतलब फाउंड कब होता है? 16 जून 1911 में। इसका एक और नाम था सीटीआर, कंप्यूटिंग टर्बुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। ये याद रखना। नेम चेंज कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। और कुछ खास नहीं। अब आ जाओ थोड़ा सा जान पहचान वाली चीज़ों पे, जो तुम जानते भी हो, मैं भी जानता था, मैं भी ये भी चीज़ नहीं जानता था जब सर पढ़ा रहे थे ना। मैं सोच रहा हूँ यार ये आ क्या देखो, अगर जल्दी रिवीजन, अगर कोई पढ़ा है ना और मैं जब बता रहा हूँ ना, तो उसको माइंड में बहुत जल्दी बैठता है भाई। वो एक, जैसे ये पूरे लेक्चर 7 घंटे के लगभग, 7 नहीं 6 घंटे के लगभग है। और मैंने पढ़ाया, मतलब मैं जब खुद से बोल रहा हूँ तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, जितना 1 से 1.5 घंटे में। तो इससे क्या होगा ना कि जब मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो तुम्हारे माइंड में तुरंत बैठेगा, मेरे माइंड में बैठ रहा है ये चीज़। और मैं अगर दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ लूँगा तो मुझे रिवीजन हो जाएगा, तुम भी अच्छे से पढ़ो तो रिवीजन है। बस इसका फर्स्ट के लिए मैं मतलब ये कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ, तो बना रहा हूँ कंटिन्यू भाई, पेपर निकालना किसी तरह बस। मैं ये रात को कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं इस टाइम तो 12-1 बजे करीब करीब 1 बजे सो जाते हैं हम लोग। तो मैं सोचा चलो यार थोड़ा सा जगी जाता हूँ, 50 दिन की बात है। अब अगला पढ़ेंगे एबीसी कंप्यूटर, जिसका नाम एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है भाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आ गया इधर भाई, एबीसी कंप्यूटर, ठीक है। एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक। इसको इन्वेंटर डॉक्टर जॉन विंसेंट एटम्स इन 1948 एडी में बनाया, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब और एक मिनट, देखो इसमें क्या हुआ था ना, पहले वैक्यूम ट्यूब और बाइनरी कोड का जो यूज़ किया गया था इस कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। देखो देखो मेनली ना, अब यहाँ से हमारा कंप्यूटर जो है ना, एक फॉर्म बनने लगा। कंप्यूटर का जो फॉर्म अभी तक चलता है ना भाई, वो फॉर्म अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। देखो एबीसी का फुल फॉर्म एटम्स बेरी कंप्यूटर, ठीक है। कौन? जॉन विंसेंट एंड सॉफ इन 1948, ठीक है, एडी में बनाए थे इन्होंने, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब और बाइनरी प्रणाली का उपयोग हुआ, पर यह प्रोग्राम योग्य नहीं था। ऐसे इसको बनाया तो जा रहा था, लेकिन ये प्रोग्राम योग्य नहीं बन पा रहा था अभी। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, बस ये प्रोग्राम नहीं कर रहा था, बाकी सब काम कर लें, मतलब काम योग्य था ये, बस मैं जान लो। अब आ जाओ अगले वाले में। थोड़ा सा देखो, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास 1937 अमेरिका में आयोवा स्टेट कॉलेज में किया गया था, ठीक है, जहाँ पर काम शुरू हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पहला को मतलब ये कंप्यूटर बना था। अभी आगे भी एक आएगा, मुझे पता है कौन सा डाउट होगा। देखो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास 1937 में अमेरिका में आयोवा स्टेट कॉलेज में किया गया था। कहाँ? ये नाम याद रखना, आयोवा स्टेट कॉलेज में किया गया था। यही क्वेश्चन उसमें आता है यूपी ट्रिपल एस में, ठीक है। तो जाकर एक बार चेक करना इस क्वेश्चन को। और इसे एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर का काम शुरू हुआ था यहीं पे 1937 में, एटम्स बेरी ऑफ कंप्यूटर का काम शुरू हुआ था आयोवा स्टेट कॉलेज में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से, एनिक मेनिक सेनिक टेनिक करते हैं। ये तो पकड़ में आएगा, मुझे पकड़ में आ रहा है भाई। देखो एनिक का फुल फॉर्म पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे जॉन फेस्पर, इकार्ड्स एंड जॉन मोचले ने, सीधी सी बात ना, इकार्ड फ्लिपकार्ट का एक इकार्ड कंपनी का नाम है, सीधी बात। तो इकार्ड और मोचले ऐसे याद रखना। एनिक का फुल फॉर्म पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कौन? इकार्ड और मोचले ने 1946 में। देखो 1947 में देश आजाद हुआ था, 1946 में कंप्यूटर बन गया था, याद रखना ये। इसको वैक्यूम, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई थी भाई? वैक्यूम की, ठीक है। हाई स्पीड जनरल कैलकुलेशन, देखो इसका यूज़ क्यों किया गया था? कैलकुलेशन के लिए, हाई स्पीड कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था। इसका अनदर नाम था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो प्रोग्रामेबल था। देखो इससे पहले एबीसी जो प्रोग्रामेबल नहीं था, लेकिन एनिक था जो प्रोग्रामेबल बन गया था। देखो मैं तुमको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। पहले तो इसका फुल फॉर्म, अरे अंडरलाइन क्यों हुआ बे? हाँ होगा। देखो एनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका इन्वेंटर कौन है? इकार्ड और मोचले भाई, 1946 में, आज़ादी के 1 साल पहले। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया इस कैलकुलेटर में, हाई स्पीड कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया गया। और देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जब तुमसे पूछे ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल तो एनिक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नॉन प्रोग्रामेबल तो एबीसी, ठीक है, याद रखना।
समझिए बाबू भैया। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ भैया। देखो एनईए का आविष्कार 1946 में जेपी एकार्ट और जॉन मछली ने यूएस के यूनिवर्सिटी ऑफ, देखो ये क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन आया था। आयोवा स्टेट कॉलेज, कहाँ गया भाई पेंसिल गिरा, आयोवा, अरे साला हैंग मार रहा है भाई फ़ोन, एक मिनट। आयोवा जो भी था, आयोवा स्टेट, उसमें क्या बना था, एबीसी कंप्यूटर बना। और एनईए कंप्यूटर कहाँ बना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो भी हो, पेंसिल्वेनिया जो भी है, मेरे को ये याद था नाम, इसके लिए तो मैं बता सकता था यूएस में बना था। यूएस में मतलब ये कंप्यूटर जो एनईए का है, पेंसिल्वेनिया, हाँ सही बोला भाई, सही बोला मैंने। यूएस में भाई मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदी है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, बस भावनाओं को समझने का। हाँ अब आ जाओ। अरे इसमें समझ तो आया ना भाई तुमको। देखो सुनो, एनईए का फुल फॉर्म कौन खोजा, आज़ादी के 1 साल पहले मिली, वैक्यूम ट्यूब, हाई स्पीड जनरल कैलकुलेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल जो था एनईए था। कहाँ बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो भी हो, और कहाँ ये यूएसए में, ठीक है, ये बस याद रखना तुम, क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया इसे। इट वॉज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये क्या था, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब एनईए वॉज यूज टू ब्लास्टिंग ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन, देखो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत सिंपलीफाई, मतलब सिंपली नहीं, ईजी वे में कैलकुलेट कर रही थी, इसलिए एनईए वॉज यूज टू ब्लास्टिंग ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन, ठीक है। इट कैलकुलेट, ये अमेरिका सेना के लिए तोप खाने की फायरिंग टेबल की गणना करता था, ठीक है। एनईए में प्रोग्राम स्टोर करने की सुविधा नहीं थी, देखो एनईए में प्रोग्राम स्टोर करने की सुविधा नहीं थी, प्रोग्रामेबल तो था ये, लेकिन स्टोर करने की सुविधा नहीं थी एनईए में, ये याद रखना। अब आ गया जाओ, कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत 1940 में मानी जाती थी, ठीक है, भाई 1946 ही तुम मारना, ठीक है। एलन ट्यूरिंग को ट्यूरिंग मशीन का प्रस्ताव देने के लिए आधुनिक कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन ट्यूरिंग, जो एलन ट्यूरिंग है ना, ये क्या देखो, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये याद रखना। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस फॉर पर्पस इन द टर्निंग मशीन, इन्होंने क्या बनाया था, टर्निंग मशीन बनाया था, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर पूछता है ना क्वेश्चन, ये मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है क्वेश्चन कि जो एलन ट्यूरिंग है वो कौन है, तो वो कौन सा मॉडर्न कंप्यूटर के फादर है, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया था, टर्निंग मशीन बनाया था। इनका एआई में कुछ हाथ है, आगे देखते हैं। अब एडावेक का पहला तो फुल फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती टाइप का हो गया था तो बात देख लेना भाई। अब थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते हैं, बोर ही नहीं करने का। देखो एडवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसको भी दोनों साइंटिस्ट ने बनाया था, और आज़ादी के 2 साल बाद ये बना था, 1949 में, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब प्लस बाइनरी सिस्टम दोनों का यूज़ किया गया था, ऐसा याद रखना। जो मजा भाई, हाँ ठीक है, आप सही है। देखो एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, इसको भी वही दोनों इकार्ट और मोचली भाई ने इसको इन्वेंट किया था 1949 में, मतलब की खोज की गई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब और बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया था। स्टोर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन, ठीक है, अनदर नेम स्टोर प्रोग्राम। देखो क्या था ना, एनईए में तो भाई तुम्हारा स्टोर प्रोग्राम नहीं हो रहा, प्रोग्राम जो था स्टोर नहीं हो पा रहा था, लेकिन एडवेक में क्या हुआ, स्टोर होने लगा। देखो कंप्यूटर कैसे आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जो भी एक कमी थी तो अगले वाले में पूरी कर दी जा रही थी। तो देखो अभी तक क्या था, प्रोग्राम पहले एबीसी में प्रोग्राम ही नहीं था, ठीक, सेकंड वाले में जब प्रोग्राम है तो वो स्टोर नहीं हो पाया, और एडवेक में जब आया तो वो स्टोर भी होने लगा, ठीक है, सही हो गया ना। देखो एडवेक का विकास 1940 से 1948 के बीच डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन तथा जेपी एकार्ट की टीम द्वारा किया गया था। जो एडवेक थे ना भाई, खोज करता तो वही थे, लेकिन जो इसके अंदर जो मतलब विकास का काम हुआ था इस कंप्यूटर के अंदर, वो कौन किए थे, जॉन वन न्यूमैन ने। अब इनको बताओ क्या कहा जाता है कंप्यूटर का, जॉन वन न्यूमैन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवेक हैज स्टोर कैपेसिटी, इसके अंदर स्टोर कैपेसिटी थी एडवेक के अंदर, बोर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। एडवेक बिकम ऑपरेशनल अराउंड 1952, ठीक है। एडवेक लगभग 1952 में कार्यशील हुआ और इसे संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर माना जाता है। देखो तो फर्स्ट स्टोर प्रोग्रामर जो कहते हैं ना, जो स्टोर प्रोग्रामर जो बनाया गया, तो किसने बनाया था, जॉन वन न्यूमैन। ये याद रखने क्वेश्चन पूछता है। जो स्टोर प्रोग्रामर थे, जिस कंप्यूटर में स्टोर प्रोग्रामिंग करने के लिए जो जिन्होंने बताया था, जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, वो कौन थे, जॉन वन न्यूमैन थे, ठीक है। हाँ अब आ जाओ, एडवेक के लिए जॉन वन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी स्टोर होता था, जिसे जॉन वन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ फादर ऑफ आर्किटेक्चर कौन कंप्यूटर था, जॉन वन न्यूमैन। स्टोर प्रोग्रामर कॉन्सेप्ट कौन देता है, जॉन वन न्यूमैन, सबसे इंपॉर्टेंट बस इसमें ये 2 चीज़ याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ये रहा जॉन वन न्यूमैन, स्मार्ट लगते थे, ठीक है, अपने को क्या करना है। अब आ जाओ एडसेक में क्या था, ये पता है, ये एडसेक वेडसेक ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा उतना ध्यान, बस फुल फॉर्म कौन इन्वेंट किया था, काम क्या था, बस याद रखना। देखो एडसेक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, मॉरिस वेल्केस, ठीक है। इसका भी खोज 1949 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मॉर्सी वेल्केस इसके खोज करता था। 1949 में इसका भी खोज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब पे काम करता है, उसी टेक्नोलॉजी पे, प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग, ठीक है। और यूज़ क्यों किया था प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग के लिए। अनदर नेम का था फर्स्ट पार्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जैसे कि पहला व्यवहारिक संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर, इसका अनदर नाम रखा गया था। भाई कैसे कैसे नाम रखने लोगे। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा है, ये देखो ये क्वेश्चन पूछता है, ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक। मेमोरी में निर्देशित तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता थी, ठीक है। और इसको बनाया क्या गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, ये याद रखना, खास नहीं इतना, लेकिन ठीक है इतना। अब आया थोड़ा सा यूनिवेक के बारे में। यूनिवेक सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है तो यहीं से पूछ भी रहा है। यूनिवेक, अरे कहाँ गया भाई, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर, ठीक है। इन्वेंटर कौन था, इकार्ट मोस्टली भैया। देखो एबीसी, यूनिवेक, एनीएक और ये सब जो भी थे ना, ये सब इकार्ट और मोस्टली भैया का ही काम है, सब खोज करता ये थे। बस वो जॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम दे दिया, भाई पापा बन गए, आर्किटेक्चर बन गए इसके लिए। थोड़ा सा स्टॉप, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी खोज कर, हाँ थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूँ तो भाई साहब। देखो ये कहाँ, अरे रुक जा भाई,
हाँ यूनिवेक, देखो यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर, ठीक है, इकार्ट और मोचली ने इसकी खोज की थी। ये मतलब 1991 में इसकी तो ये खोज का टाइम इसको बताया गया। टेक्नोलॉजी यूज वैक्यूम ट्यूब। और देखो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ सारे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम सब, ये सब फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, ठीक है। ये बिजनेस और कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। इसका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर देखो यूनिवेक फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि फर्स्ट कमर्शियल यूज कंप्यूटर कौन से थे, तो यूनिवेक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा यूज था, आधार सीधी सी बात, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन है, यूनिवेक, बस काम खत्म। यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, खोज का भी थी 1991 में, कौन, इकार्ट भैया, मोचली भैया, वैक्यूम ट्यूब पे काम कर रहा था, बिजनेस और कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग इसका वर्क था। अब थोड़ा सा जो आई बी एम 650 कंप्यूटर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे थोड़ा सा। आई बी एम 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आई बी एम का फुल फॉर्म है। देखो आई बी एम 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है ये, ठीक है। आई बी एम में अल्फाबेटिकल कैरेक्टर स्पेशल सिंबल को 2 अंक के दशमलव कोड में दर्शाया जाता है, जैसे कि पी सी डी, बाइनरी कोड डेसिमल प्रणाली पर आधारित है ये, ठीक है। आई बी एम मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, बस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर था, स्पेशल सिंबल थे इसमें, और ये बाइनरी कोड डेसिमल के सिस्टम पर आधारित था ये, बस और कुछ खास नहीं था आई बी एम, ठीक। डेवलप कौन किया था, आईबीएम कंपनी ने 1953 में। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, अब मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया था, ये बस याद रखना, मैग्नेटिक ड्रम और वैक्यूम ट्यूब, मतलब फर्स्ट जनरेशन में भाई वैक्यूम आता है तो वैक्यूम पे सब काम कर रहे थे। अच्छा 2 डिजिट डेसिमल, जो बीसीडी कोड यूज़ होता है ना, 2 डिजिट डेसिमल, वो यूज़ हो रहा था। देखो 8 डिजिट तक हो रहे थे ना अभी, तो 2 डिजिट तक यही है। तो साइंटिफिक ऑफ यूज़ कहा था, साइंटिफिक और बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए। अनदर नेम क्या था, ड्रम कंप्यूटर, द फर्स्ट मास प्रोड्यूसर कंप्यूटर, ये था इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट मास प्रोड्यूसर कंप्यूटर, यही आएगा जब लिख के ले लो मेरे से, पूछेगा ना कि जो आईबीएम है वो क्या था, तो इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर था ये, बस ऐसे याद रखना, ठीक। अभी तुम लोग को एक बात बता देता हूँ, पोर्ट नंबर, ठीक है, HTTP और HTTPS 443। अरे रुक जा भाई, गड़बड़ हो गया, बैक, चलो बाद में बताता हूँ इन सबको। पोर्ट नंबर आ रहा है 5-6 चीज़ों का पोर्ट नंबर यूज़ कर लेना, SMPT का, SMMTP ऐसे कुछ करके सकते हैं, तो वो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी बता दे रहा हूँ मैं तुमको थोड़ी देर में। अब हम जितने भी कंप्यूटर पढ़े हैं सबका सीक्वेंस एक ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। कौन क्या था, ठीक है। देखो एबिकस, एबिकस का क्या काम था, यह विश्व का पहला गणना उपकरण था, 300 ईसा पूर्व चीन में बना था, ठीक है। नेपियर बोन, नेपियर बोन क्या था, जॉन नेपियर 1617 में इसको बनाया गया था। यह कूड़ा विभाग का सहायक यांत्रिक उपकरण था, ठीक है। और देखो पास्कलाइन, पास्कलाइन भैया कौन थे, ब्लेज पास्कल ने 1642 में यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। इसका अंदर में एडिंग मशीन है, ये जोड़ व घटा सकता था, ठीक है, इस वजह से इसका क्या नाम हो गया था, एडिंग मशीन बन गया था, ठीक। लेविनाइज कैलकुलेटर 1671 में बनाया गया था, जोड़ घटा गुणा भाग सब कर सकता था, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट इसका। डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया था, यह पहला स्वचालित करना यंत्र था, ठीक है, कुछ ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाया। डिफरेंस इंजन है ना, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जा रहा था, ठीक। जो एनालिटिकल इंजन, इसको हम ब्लू प्रिंट करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। जो एनालिटिकल इंजन वो क्या है, 4 में इसको इसकी डिजाइन दी थी, पहला प्रोग्राम योग कंप्यूटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन है, पास्कल, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। भाई साहब दुखने लगा यार इसको बताते बताते। अब देखो हरमन होलरेथ ने क्या जनगणना के लिए बनाया था एक कंप्यूटर, ठीक है, 1890 में, और इसमें पंच कार्ड आधारित मशीन बनाई गई, मतलब पंच कार्ड का यूज़ किया गया था पहली बार। मार्क वन 1944 में हार्वर्ड में आईबीएम द्वारा विकसित पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन था, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट मैकेनिकल। हाँ एबीसी क्या था, जॉन एटम्स ऑफ, एक मिनट, एंड क्लिफोर्ड बेरी ने 1937 से 42 किया, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, नॉन प्रोग्रामेबल था, ठीक है। ठीक है, देखो मार्क वन क्या था, मार्क वन जो था ना, ये था थोड़ा आईबीएम द्वारा विकसित पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक। जो एटम्स ऑफ था ये एबीसी कंप्यूटर, जॉन एटम्स ऑफ और क्लिपबोर्ड बेरी ने 1937 में यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये मैकेनिकल कंप्यूटर है और ये डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें नॉन प्रोग्रामेबल, ये क्या था, प्रोग्रामेबल था एक, ठीक है, लेकिन इसमें स्टोर नहीं हो पा रहा था, अब अगले वाले में स्टोर होगा, जो जॉन न्यूमैन ने स्टोर किया था, इसमें क्या स्टोर हो रहा था, ठीक है। एडसेक में क्या था, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था, इसमें प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम हो रहा था, खुद से होते जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। यूनिवेक वन में क्या था, 1951 में पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, इसका उपयोग अमेरिका की जनगणना और चुनाव भविष्यवाणी हेतु किया गया था, ठीक है। अब एनी एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग वाला, इसको जितना पढ़ेंगे ना उतना याद आएगा। इसके बाद वाले सब चैप्टर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो मैं एक बार बस बोलूँगा याद होते जाएगा सब, ठीक है। एडवेक पहला स्टोर प्रोग्रामर, ठीक है, ऐसे बस लाइन से याद करते जाना। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, पहला व्यावहारिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। यूनिवेक पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, बस काम खत्म। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहला यांत्रिक कंप्यूटर, चार्ल्स एनालिटिकल कंप्यूटर की बात हो रही भाई, एनालिटिकल इंजन, पहला प्रोग्राम एडा लेवलिस, ठीक है। ये देखो कहाँ गया भाई, देखो पहला यांत्रिक कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था 1837 में, कंप्यूटर का जनक माना जाता है, प्रोग्राम करने की अवधारणा दी। पहले प्रोग्रामर कौन थी, एडा लेवलिस, 1843 में एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा। Z3 क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला प्रोग्राम युग ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नॉन प्रोग्रामेबल, एटम्स एबीसी, ठीक है। पहला प्रोग्राम जो डिजिटल कंप्यूटर कोलास, ब्रिटिश कोड तोड़ने वाली मशीन, द्वितीय विश्व युद्ध का उपयोग किया गया था, जैसे कि कोड तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था। देखो एनिएक पहला आम उपयोग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, कौन था, एनिएक था 1946 में, ठीक है। ये बहुत भारी आकार का था, ये सब चीज़ें याद करने वाली, पहला वाली जो पीछे पड़े हैं ना वही सब चीज़ें, और कुछ खास नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हटाओ। अब आ जाओ, अब यहाँ से थोड़े से
वो क्या था ना, उसमें बस ये पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में बना था, तब बनाना होगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, एनिक वेनिक के बारे में पूछ लेगा, उनके फुल फॉर्म पूछ लेगा बस। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बढ़िया से देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 5 जनरेशन है भाई। 1940 से 56 तक पहला जनरेशन है। देखो देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने तो आने भाई, ठीक है। तो पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 तक, ये डेट तो पूछता है भाई, डेट पूछता है भाई, मैंने देखा। सेकंड में 56 से 64 तक, 64 से 71, देखो ऐसे देखो 40 56, ठीक है, 64 71 और 85 से अब तक, 85 से अब तक देखो पहला 40 से 56 तक था, फिर 56 से 64 तक हुआ, फिर 64 से 71 तक था, 71 से 85 तक था, 85 के बाद अब तक चल रहा है भाई, अब तक चल रहा है वो, ठीक है। अब तक चल रहा है ये छोटा होता है नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा याद करने का तरीका। नहीं याद हुआ तो फिर से मैं याद करता हूँ, 1 मिनट भाई, ग्रीन पेन से याद दूँगा, ठीक है भाई। देखो 40 से 56 तक, ठीक, क्या हो गया जी, देखो 40 से 56 तक, ठीक, फिर 56 से 64 तक, फिर 64 से 71 तक, फिर 71 से 85 तक, और 85 से अब तक। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा, पाँचवा, याद हो गया ना, याद हो गया होगा भाई। अब आ जाओ आगे। देखो ये याद करने का बहुत ईजी तरीका है, मैं इसको बारे में बताऊंगा नहीं। वैक्यूम ट्रांजिस्टर आईसी, वीटीआई वैक्यूम ट्रांजिस्टर आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप। फिर उसके बाद वीएलएसआई यूएलएसआई, ठीक है। ये बस ऐसे देखो, अभी मैं तुमको बढ़िया से बताता हूँ, साला पहला बार तो यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। देखो पहला कौन था, वैक्यूम वी, फिर कौन था, टी था, फिर आई था, फिर वी एल एस आई सी था, फिर यू एल एस आई सी है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्रांजिस्टर आई सी इंटीग्रेटेड चिप, वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर था, वी एल एस आई प्लस ए आई, इसके साथ ए आई भी जोड़ लो। देखो क्या हो गया, वी एल एस आई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसमें देखो चिप लास्ट के 3 जनरेशन में चिप यूज हुई है, लेकिन देखो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, देखो यहाँ फुल फॉर्म है ना, और लास्ट में ए आई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, लैंग्वेज पूछता है कि किस मतलब कौन सी जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था। और ये असेंबली लैंग्वेज का, हाँ देखो सेकंड जनरेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैं पकड़ लिया। पहले जनरेशन में मशीन लर्निंग बाइनरी, ठीक है, फिर लो लेवल लैंग्वेज था, जैसे मशीन लर्निंग और बाइनरी जो है ना, लो लेवल लैंग्वेज है, छोटी सी लैंग्वेज थी कंप्यूटर की भाषा में। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज जो क्वेश्चन पूछा था, कोबाल और प्रोटॉन, ये 3 लैंग्वेज यूज हुई, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, कोबाल, प्रोटॉन और बेसिक, ठीक है, जो सेकंड में भी यूज है, लेकिन इनका एडवांस वर्जन थर्ड में यूज हुआ। फोर्थ में एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज हुई, और लास्ट में प्रोलॉग, लिप्स और पाइथन। देखो ये कहाँ यूज होता है, एआई में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, पाइथन एआई में यूज होता है। तो ये सब है, ठीक है। हाँ अब कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। पहले जनरेशन देख मैं बताया, एनिएक, एबीसी, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, ये सब पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन में एटलस आया और हॉर्नवेल 400 आया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जब चिप आई ना, तो आईबीएम 360, 370 सीडीएस ये सब आए। फोर्थ जनरेशन में एप्पल आया, थर्ड में परम सुपर कंप्यूटर आया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के, डिटेलिंग करेंगे, तो पहले जनरेशन में क्या था क्या नहीं था ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे, ये तो मैं तुमको पहले बता दिया, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को कौन इन्वेंट किया था, ली डी फॉरेस्ट ने किया था 1940 में। और डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का भी प्रयोग होता था, ठीक है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग भी थे, जो वैक्यूम ट्यूब का जो खोज हुआ था ना, तो उसमें जॉन ली डे फॉरेस्ट इन 1940 और जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग भी थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। और ये पहला जनरेशन कब से कब तक था, 40 से 56 तक है, ठीक है, ये याद रखना। कब से 70 तक है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो देखो पहले तो बता रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। इसका यूज़ मतलब फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की खोज करता कौन थे, ली डे फॉरेस्ट इन 1940 और जॉन एम्ब्रोसो फ्लेमिंग, ठीक है। इसमें पंच कार्ड वॉज क्यूट इन डाटा सेफ, जैसे कि डाटा सुरक्षित रखने के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड इन्वेंटेड बाय जैकवार्ड, मैंने बताया ना पहले जैकवार्ड थे, ठीक। अब आ गया था थोड़ा सा, जैकवार्ड, ठीक। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, ठीक है। 1800 मैंने तुमको याद दिलाया था उस टाइम, 1800 याद रखना, 1801 नहीं। पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में किसने किया था, देखो प्रोसेसिंग में आविष्कार तो कौन किया था, जैकवार्ड लूम ने, ठीक है। जो खोज जिसने की थी वो किसने की थी, जैकवर्ड लूम ने भाई, ठीक है। कहाँ है पेन, जैकवर्ड लूम भाई ने की थी, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेसिंग में, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम करता है, हरमन हॉलीडेट ने किया था। देखो कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया, ठीक है। पहले जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा से बाइनरी था, मशीन लैंग्वेज था, ये सब था, ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग मैकेनिकल, स्पीड कितनी थी, 10⁻³ मिली सेकंड थी, ठीक है, इतनी स्पीड थी भाई उस टाइम भी। इनकी कार्य करने की गति बहुत ही कम थी, मतलब अभी के हिसाब से तो बहुत कम है, मतलब अगर एक तरीके से देखें तो बहुत कम इस टाइम, लेकिन एक अच्छी ठीक ठाक थी मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत अधिक जगह घेरने वाले, हाँ देखो ये जब उस टाइम फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना तो बहुत बड़े बड़े बने, साले एक रूम के हिसाब से बन रहे थे, 12 बाई 14 बाई 16 बाई 20 बाई के बराबर कंप्यूटर बन रहे थे, ठीक है। जिनको कहीं लेके आना ये हो ही नहीं सकता था भाई, ये सब असंभव था, ठीक है। एयर कंडीशनर के चालन असंभव, बिना जैसे उसमें क्या था, एसी देखो जब पहले हम जब स्टार्टिंग किए थे ना, तो हम जब कंप्यूटर लैब में जाते थे कहते थे कि एसी रखना बहुत जरूरी है, तो कंप्यूटर खराब हो जाते, तो ये सब पहले ज़माने के टाइम बहुत पहले से ही हो रहा था ये सब, ठीक है।
अब आगे आ जाओ। यह नॉन पोर्टेबल थे, जैसे वह इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। जैसे पोर्टेबल नहीं थे कि लेके जाने लायक नहीं थे, उनको एक जगह रख दिया, वहीं से ऑपरेटिंग करेंगे, वहीं से सारा सब कुछ करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे मैंने वापस बताया था, फिर से बता, इतनी बार रिवीजन हो गया ना भाई कि अगर एक बार और मैं पढ़ लूँ तो साला हो जाएगा पूरा रिवीजन। तुम लोग पढ़ लो तो 100% हो जाएगा। एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक 1, IBM 650 मार्क 1, सैक, IBM 701, ये सब पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड जनरेशन पर, ठीक है। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था, ठीक। थोड़ा सा ब्रेक है, बोलते बोलते मैं थक गया भाई। कोई ना, आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। पहला चैप्टर ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, वो थियोरेटिकल है, इसको तो मैं 10 बार रटूंगा सारा, तब जाके रटाएगा ये। अब देखो सेकंड, ठीक है। सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 बताया ना। देखो याद करने का तरीका, हाँ। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कहाँ से कहाँ तक था। तो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 40 से 56 तक था, ठीक है। अब ये वाला है जो 56 से 64 तक रहेगा, ठीक है, 64 तक रहेगा, ठीक। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये रहा देखो, तो जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करें किसकी जगह, वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है, बर्डन। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बर्डन, ब्रेटन एंड शॉकले। इसमें से बर्डन और ब्रेटन का नाम दिया होता है ऑप्शन में, 1947 में अमेरिका के साइंटिस्ट है, ठीक है। सेम उसी तरह ही पढ़ना है भाई। जैसे देखो इसका क्या दिया हुआ है, कहाँ गया फर्स्ट जनरेशन का, देखो फर्स्ट जनरेशन के जैसे ना लीडे, फॉरेस्ट और फ्लेमिंग, ये दोनों खोज किए थे। उसी तरह ही सेकंड जनरेशन का भी याद रखना, बर्डन, ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखो, ठीक। अब आगे आ जाओ। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर था, इन्वेंटर कौन था, ये बर्डन, ब्रेटन और शॉकले, ठीक है। 1947 में इसकी खोज किया गया था। मतलब इसका स्पीड ना बहुत मतलब माइक्रो सेकंड था, 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड, थोड़ा सा अच्छा हुआ था सेकंड जनरेशन से, ठीक है। और देखो इसमें एक लाइन छूटी, इनमें डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबक के टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया था। चुंबक के टेप और डिस्क का, उसमें क्या था ना, ड्रम का, स्टिक ड्रम का यूज़ किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या चुंबक के टेप और डिस्क का उपयोग किया गया, ठीक। अब आ गया इसकी स्पीड कितनी थी, 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड, ठीक, ऐसे याद रखना। अब देखो इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान थी। जो जैसे मशीन लैंग्वेज है ना, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बाइनरी, उसी तरह उससे बेटर थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली भाषा का आविष्कार कौन किया था, कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसमें मैग्नेटिक ड्रम की जगह इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया गया था, ठीक है। कोबल और प्रोटॉन जैसे उच्च भाषाओं का विकास यहीं पे हुआ था भाई। प्रोटॉन और कोबल का उपयोग मतलब उस भाषा का आविष्कार हुआ था सेकंड जनरेशन में, ठीक। अब आ गया डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कोबाल एंड प्रोटॉन। हाई लेवल लैंग्वेज में कोबाल और प्रोटॉन आते थे, अभी डेवलप हो रहा है, अच्छे से पूरा विकसित नहीं होता। विकसित तो ये थर्ड जनरेशन में होगा, ठीक है। यह प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद था। भरोसेमंद, आकार में छोटा, लाइट की खपत कम, कम वजन, अधिक गति, ये सब चीज़ें थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है। देखो इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर जो इसमें क्या करें, इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर एटलस थे, हॉर्नवेल 400, CDC थे, IBM 700, IBM, ये कंप्यूटर के नाम याद रखना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये पूछता है। देखो पहला एटलस, हॉर्नवेल 400, CDS, IBM 1401, PDP-1, यूनिवेक, ठीक है, IBM 700, IBM वाला ज़्यादा पूछता है, 1620 में, IBM 7094 में, 90 में, ये सब में था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। अब आ जाओ थर्ड जनरेशन में। देखो पहला में वैक्यूम, दूसरा में ट्रांजिस्टर, थर्ड में चिप यूज हो गया था। ट्रांजिस्टर की जगह उसको रिप्लेस करके IC चिप लगाई गई, ठीक है। अब देखो IC का आविष्कार कौन किया था, जैक केल्विन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक केल्विन 1958 में इन्होंने इसकी खोज की थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की, ठीक है, IC चिप जिसको बोलते हैं हम। देखो ये सेमीकंडक्टर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले का सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है ये, ठीक है। जो IC चिप होती है ना, वो किसकी, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। यूज इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कौन सा भाषा उपयोग किया था, हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रूटॉन जो था ना लैंग्वेज, वो यूज़ किया गया। कोवेल यूज़ किया गया और अदर भी कुछ लैंग्वेज अच्छी यूज़ की गई, ठीक है। इनका हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक। ये बहुत छोटे साइज़ के थे, इनके वेट कम थे, स्पीड फास्ट थे, मोर देन रिलायबल देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। देखो जैसे कंप्यूटर अभी क्या हुआ है, जैसे अभी भी कंप्यूटर हमारे विकसित हो रहे हैं ना, कि कितना फ्लेक्सिबल बना रहे कंप्यूटर। उस टाइम भी ये प्रोसेस चल रहा था भाई। फर्स्ट थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर सेकंड थोड़ा सा अच्छा हुआ, थर्ड उससे भी अच्छा हो गया, ठीक है। ऐसे चल रहे थे प्रोसेसिंग में वो, ठीक। अब आगे जाओ। देखो रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जैसे रिमोट, जैसे नहीं रिमोट से चला रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे टीवी अभी चलाते हैं इस टाइम, जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, एक ही व्यक्ति चलाने में सक्षम था। जैसे देखो जैसे प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर को हम रिमोट से चलाते थे, कंप्यूटर को भी हम पहले रिमोट से ही चलाते थे, रिमोट से नहीं कीबोर्ड के द्वारा चला रहे थे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब प्रयोग होने लगा, जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, जैसे कि जो भी इंटरनली वर्क थे कंप्यूटर के, वो सब ऑटोमेटिक हो गए, हाथ से कुछ नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, देखो यहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है। देखो मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क थी, ठीक है। इसकी स्पीड देखो 10⁻⁹ नैनो माइक्रो सेकंड हो गई, ठीक है। कीबोर्ड मॉनिटर, रैम का प्रयोग होने लगा यहाँ पे। देखो रैम रोम कीबोर्ड मॉनिटर यहाँ पे यूज होने लगे, ठीक है, कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा विकसित होने लगी। अब इसमें मिनी कंप्यूटर भी आए, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए, ठीक है। वो सब भी हमको पढ़ना, मिनी कंप्यूटर, फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, कौन अच्छा रिलायबल था, ऐसा पढ़ना है सबको। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता था। जो फोर्थ जनरेशन है ना, वो पूरी तरीके से विकसित हो गई, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, मतलब एक ऐसे तरीके से हो गई जैसे कि हम नया मतलब न्यू जनरेशन में जब चला रहे हैं, उसके लिए ब्लू प्रिंट से भी ज़्यादा अच्छा काम की। ब्लू प्रिंट तो भाई बहुत पहले बन चुका था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन ही ब्लू प्रिंट था कंप्यूटर का, ठीक। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी में आई, ठीक है। और इस पीढ़ी का जो टाइमिंग है वो कब से कब तक है, 71 से 85 तक है। और 85 के बाद अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक।
आकार में बड़ी कमी, मतलब आकार में ये साइज में बहुत छोटा हो गया, प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, ऐसी आवश्यकता खत्म हो चुकी थी। मतलब कि नहीं होता है आकार में छोटा चाहिए हमको कंप्यूटर, ये सब कुछ इस कंप्यूटर में स्पीड में आने लगी थी, हो गए थे। इसका स्पीड भी देखो कितना था, 10⁻⁻, पर सेकंड मतलब हो गया था। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब यूज होने लगे थे इस जनरेशन में। ठीक, देखो इस पीढ़ी में कम आ गया, इस पीढ़ी में कंप्यूटर विशाल आकृति, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रिटी और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रिटी सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इस LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती थी। ठीक है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते थे। ठीक, अब आ गया देखो यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सब में क्या यूज होने लगे, इसमें लैंग्वेज C++, सीक्वल भाषा, ये सब यूज होने लगे इसमें। ठीक है, इंटरनेट का विकास हुआ इसी में, देखो लैन मैन वैन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एप्पल OS, ये सब का सब कुछ यहीं पे यूज होने लगा, इसका विकास होने लगा स्पीड में। अब देखो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन 85 के बाद से अब तक मैंने बताया ना यार, देखो 85 के बाद से अब तक क्या चल रहा है, VLSI ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और AI तकनीक का प्रयोग किया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधाएं होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। ठीक है, यहाँ से देखो मैं कह रहा हूँ कि जो AI क्या है, ब्रेन, मतलब ब्रेन दिया जा रहा है कंप्यूटर को, ब्रेन दिया जा रहा है, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, AI वॉइस रिकग्नाइजेशन, विजुअल रिकग्नाइजेशन, मतलब ये ना कि जैसे नहीं अभी हम यूज़ कर रहे हैं जो चीज़, वही सब चीज़ें इस स्पीड में, तो इस स्पीड के बारे में जानने की उतनी जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता है। मोर स्टोरेज कैपेसिटी है, SSD यूज़ आ गया है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला, स्टोर कैपेसिटी करने वाला। मेमोरी ऑप्टिकल डिवाइस, इसमें लैंग्वेज कौन से, C++, ASP, NT, जावा, पाइथन, प्रोलॉग, ये सब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हाँ AI में कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ होते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, और यही यूज़ होते हैं, जावा, पाइथन, प्रोलॉग, C++ नहीं होता है मेरे ख्याल से, ये 3 होते हैं, और 1 2 और भी हैं। विभिन्न आकार के कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट साइज, इंटरनेट मल्टीटास्किंग, मतलब ये सब देखो क्या क्या आने लगा, साउंड ग्राफिक टेक्स्ट पोर्टेबल, PC डेस्कटॉप, ये सब इस जनरेशन में आने लगे, यूज़ ऑफ न्यू, मतलब इस जनरेशन में चलने भाई आने नहीं लगे। देखो पहले आया डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक आने लगा, ऐसे देखो ये सीक्वेंस है। टी जनरेशन मेनली इंक्लूडेड द अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये इतना, तो इस जनरेशन के बारे में याद करने लायक कुछ खास नहीं। देखो लैंग्वेज क्या है, बाइनरी मशीन कोड लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बाइनरी मशीन कोड लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्राम वेयर फिजिकली और कोडली बाइनरी, जैसे कि हम फिजिकली उसको कुछ ना कुछ कर रहे थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया, कोबाल आया, फोटोन आया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आया, बेसिक पास्कल, फोटोन 2, फोटोन 4, कोबाल, एल्गोल, PL1, ये सब आया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में देखो, फिफ्थ जनरेशन C++, टी बेस, SQL बेसिक एक्सेट्रा, AI बेस्ड लैंग्वेज, मॉडर्न HL, पाइथन, जावा, C हैशटैग, जावा स्क्रिप्ट, प्रोलो, लिप्स। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि जो AI में कौन सा यूज होता है लैंग्वेज, LIPS था, LISP था। अबे यार कितनी बार बताना पड़ेगा भाई, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना खट्टे से, ये दोनों का ले लेना, लैंग्वेज और इसका, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ, इसका बस स्क्रीनशॉट ले लेना खटाक से। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक। मतलब ये चैप्टर खत्म है, बस एक मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बचा है, मतलब कि 6 या 7 पेज का है। ठीक है, वो हम अगले अगले वाले पार्ट में करेंगे भाई, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी। ठीक है, और वो शॉर्ट है तो वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखो जिसमें नहीं है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, फिर बेसिस ऑन वर्क में, जैसे साइज़ के पहले तो साइज़ के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, फिर वर्क के बेस पे, फिर पर्पस के बेस पे। तो साइज़ के बेस पे माइक्रो, मिनी, मेन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और बेस के उस पर एनालॉजी, डिजिटल और हाइब्रिड, और पर्पस खुद के मतलब जनरल पर्पस यूज़ के, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। ठीक है, और इनमें सीक्वेंस पूछा था, मतलब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में सीक्वेंस पूछा था। इसी में ये जो तुम्हारा परम कंप्यूटर, ये सब जो भी है ना, ये सब इसी में आएगा, ये मत सोचना कि नहीं बताऊँ, सब आ जाएगा। कल खत्म कर देंगे इसको पूरा, कल ईमेल और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।